So, good afternoon, everybody. Today we are here again for another class of Bachelor of Business Administration, fourth semester students. Today, the day is in fact Thursday, and the date is May 27th, 2021. And this class is for Bachelor of Business Administration, fourth semester students, and the subject is Human Resource Management. In the last lecture, we were discussing about the trade union. Now, today we will be discussing about the growth of trade union movement and membership. Right. Trade union and employers associations or employers unions. Right. In the early period, social workers, philanthropists, religious leaders led the movement of workers on humanitarian grounds, right? And because of these movements, Factories Act of 1881 Factories Act was being passed by the uh, British government in India. And after the introduction of Factories Act 1881, the ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है ये स्ट्रेंथन हुआ और ट्रेड यूनियन मूवमेंट इंडिया में और जिसको कह लीजिए मजबूती के साथ उसके बाद शुरू हुआ जब फैक्ट्रीज एक्ट बना। फैक्ट्रीज एक्ट के तहत वर्कर्स को कुछ राइट्स दिए गए और जो फिलैंथ्रोपिस्ट थे, रिलीजियस लीडर्स थे और पढ़े लिखे लोग थे जो कानून की जानकारी रखते थे, उन्होंने कानून को पढ़ा समझा और वर्कर्स को उनके राइट्स के बारे में जागरूक किया। और अलग अलग जगहों से आइडिया लेके वर्कर्स ने अपनी एसोसिएशंस बनाई और अपने अधिकारों के लिए एक लड़ाई शुरू की। शुरुआत में लड़ाई बहुत छोटे स्तर पे थी, धीरे धीरे करते हुए ट्रेड यूनियन मूवमेंट ग्रो करने लगा। ठीक है। जब पहली वर्ल्ड वॉर शुरू हुई और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस उस पे उनका प्रभाव पड़ा, इसने वर्ल्ड वॉर के वजह से जो सोशल जो सोसाइटी पे, जो इकोनॉमी पे फर्क पड़ा, इसकी वजह से ट्रेड यूनियन का और आउटब्रेक हुआ। क्योंकि अल्टीमेटली जो घूम फिर के था वो प्रेशर वर्कमैन कम्युनिटी पे आने लगा और वर्कमैन कम्युनिटी पे प्रेशर आने की वजह से वर्कमैन का एक्सप्लॉइटेशन होने लगा। चूंकि वर्कमैन का एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, अपने एक्सप्लॉइटेशन से लड़ने के लिए, अपने एक्सप्लॉइटेशन को डील करने के लिए, अपने एक्सप्लॉइटेशन से निपटने के लिए वर्कर्स ने जो है अपने आप को ट्रेड यूनियंस में ऑर्गेनाइज किया और ट्रेड यूनियन में ऑर्गेनाइज करके अपने अधिकारों के लिए वर्कर्स ने लड़ाई शुरू की। ठीक है। 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। उसने भी आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के साथ और ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स को बल मिला और नई ट्रेड यूनियंस स्थापित हुई और ट्रेड यूनियंस की लड़ाई को और मजबूती मिली। ठीक है। आईएलओ का एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने कई यूनियंस के फॉर्मुलेट करने में मदद की। खास तौर से 1919 से 1923 के पीरियड के बीच में बहुत सी ट्रेड यूनियंस पिक्चर में आई। ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, ये 1920 में बनी थी। ठीक है। इसके बाद ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन बनी 1922 में। ठीक है। ये दो यूनियन एक के बाद एक 1920 और 1923 में बनी। ये मिलिटेंट पोस्चर्स भी एडॉप्ट करने लगी। ठीक है। अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर इन्होंने साठगांठ की और कई जगहों पे इन्होंने अपने हित को पाने के लिए, अपने अधिकार को पाने के लिए वायलेंस का भी इस्तेमाल किया। ठीक है। करंट स्टेटस की अगर बात करें, करंट स्टेटस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ट्रेड यूनियन के लिए आज भी जो है, जो रास्ते पे ट्रेड यूनियन चढ़ के आई है उसमें काफी पॉलिटिकल लीडर्स ने भी अच्छा रोल प्ले किया है, काफी सोशलिस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट ने भी काफी अच्छा रोल प्ले किया है और ट्रेड यूनियन मूवमेंट इंडिया में धीरे धीरे ग्रो हुआ और काफी ट्रेड यूनियन ने स्ट्रगल किया। तब ट्रेड यूनियन ने वर्कर्स के लिए कुछ राइट्स हासिल कर पाए और फैक्ट्रीज एक्ट्स में अलग अलग अमेंडमेंट कर पाए। खासतौर से वो अमेंडमेंट
जो अमेंडमेंट इसलिए जरूरी थे, वो अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट जरूरी थे जिसके कारण से आप वर्कर्स को कम से कम एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ सैलरी, रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ वेज और सेटिस्फैक्टरी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। और यहाँ पे जो है ट्रेड यूनियंस ने हर तरह से अपना पहले अपना स्ट्राइक्स और इस तरह के तरीके अपनाए, और साथ साथ में कई इंसिडेंसेस ऐसे हुए जिसमें काफी लड़ाई मारकाट भी हुई और काफी खून खराबा भी हुआ। ठीक है। क्योंकि कोई भी देखिए क्रांति होती है वो बिना रक्त के, बिना खून के नहीं होती, वो ट्रेड यूनियन में भी वो चीज इन्वॉल्व रही। ठीक है। अब लीगल फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पास हुआ 1926 में। उसने ट्रेड यूनियन के एस्टेब्लिशमेंट को लीगलाइज किया। ट्रेड यूनियन, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में पास हुआ, जिसने ट्रेड यूनियन के एग्जिस्टेंस को एक लीगल मान्यता दी। ठीक है। उसके बाद उसने ट्रेड यूनियन के फॉर्मेशन को लीगलाइज की। ठीक है। कोई भी 7 लोग मिल के एक ट्रेड यूनियन का निर्माण कर सकते हैं। ट्रेड यूनियन बनाने के लिए कम से कम उसमें 7 मेंबर्स चाहिए जो मिलके ट्रेड यूनियन का निर्माण कर सकते हैं। एक रजिस्टर्ड यूनियन को कई एडवांटेजेस होते हैं और एक अनरजिस्टर्ड यूनियन को वो एडवांटेजेस नहीं होते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है, रजिस्टर्ड यूनियन एक रिकॉग्नाइज यूनियन होती है, कानून उसको रिकॉग्नाइज करता है, और कानून जिसको रिकॉग्नाइज करेगा उसी को कुछ राइट्स होंगे, जिसको कानून रिकॉग्नाइज नहीं करेगा उसको कोई राइट्स नहीं होंगे। ठीक है। इंटर यूनियन और इंट्रा यूनियन राइवलरी की वजह से ये बहुत मुश्किल होता है कि आप नेगोशिएशन कर सकें, और कई बार कई यूनियंस एग्जिस्ट करती हैं, तो ये आइडेंटिफाई भी करना मुश्किल हो जाता है कि किस यूनियन को आप रिकॉग्नाइज करें और किस यूनियन को आप रिकॉग्नाइज ना करें। तो कानून भी इस तरफ रोशनी डालता है कि कौन सी ऐसी यूनियन है जिसको आपको रिकॉग्नाइज करना होगा और कौन सी ऐसी यूनियन हो गई जिसको आपको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसका लीगल पर्सपेक्टिव क्या है वो हम आगे देखते हैं। ठीक है। बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 1946 जो है ये रजिस्टर्ड यूनियंस को क्लासिफाई किया है कई तरह की। कितनी तरह की रजिस्टर्ड यूनियंस हो सकती हैं, ये आपका बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 1946 ने बताया कि किस तरह की रजिस्टर्ड यूनियन कितने प्रकार की हो सकती है। सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव यूनियन, जिसके पास कम से कम 25% टोटल एम्प्लॉयज हो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर। ठीक है। कोई भी ऐसी ट्रेड यूनियन जिसके कम से कम उस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में काम करने वाले 25% एम्प्लॉयज मेंबर हो, वो रिप्रेजेंटेटिव यूनियन कहलाएगी। रजिस्टर्ड भी होगी, क्योंकि 7 आदमी यूनियन बना के रजिस्टर कर सकते हैं यूनियन को, लेकिन रजिस्टर्ड यूनियन की अलग अलग कैटेगरी है। सबसे पहले कैटेगरी है रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की। रिप्रेजेंटेटिव यूनियन वो यूनियन होंगी जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस कंपनी के कम से कम 25% एम्प्लॉयज, 25% वर्कर्स जिस यूनियन के मेंबर होंगे उस यूनियन को कहा जाएगा रिप्रेजेंटेटिव यूनियन। दूसरा है क्वालिफाइड यूनियन, जिसमें कम से कम 5% लोग मेंबर होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है। दूसरी तरह की यूनियन है क्वालिफाइड यूनियन। क्वालिफाइड यूनियन वो होगी जिसमें मेंबर कम से कम उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे 5% लोग उस एसोसिएशन के मेंबर होंगे, वो कहलाएगी क्वालिफाइड यूनियन। तीसरी प्राइमरी यूनियन। प्राइमरी यूनियन वो होगी जिसमें कम से कम 15% वर्कमैन जो काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, कम से कम 15% जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो जिस यूनियन के मेंबर होंगे उस यूनियन को ही हम प्राइमरी यूनियन कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 3 तरह की रजिस्टर्ड यूनियन बताई हैं। सबसे पहले रजिस्टर्ड यूनियन है रिप्रेजेंटेटिव यूनियन। रिप्रेजेंटेटिव यूनियन हम उस यूनियन को कहेंगे जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे कम से कम 25% या 25 से ज्यादा परसेंट लोग उसके मेंबर होंगे, वो यूनियन रिप्रेजेंटेटिव यूनियन कहलाएगी। दूसरी है क्वालिफाइड यूनियन। क्वालिफाइड यूनियन वो यूनियन होगी जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे कम से कम 5% लोग मेंबर होंगे। तीसरी और सबसे आखिरी है प्राइमरी यूनियन।
प्राइमरी यूनियन वो यूनियन होगी जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंपनी में काम कर रहे कम से कम 15% लोग मेंबर होंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं इसको आगे फर्दर। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, अब उनकी बात करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के क्या क्या अधिकार हैं उनकी बात कर लेते हैं। राइट्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की बात करें तो अंडर द एक्ट रिप्रेजेंटेटिव यूनियंस को क्या क्या राइट है। सबसे पहला फर्स्ट प्रेफरेंस, सबसे पहला फर्स्ट प्रेफरेंस टू अपीयर और एक्ट इन एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट इज फॉर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉय। चूंकि रिप्रेजेंटेटिव यूनियन वो यूनियन होगी जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के सबसे ज्यादा लोग मेंबर होंगे, इस वजह से रिप्रेजेंटेटिव यूनियन को पहला जो न्योता दिया जाएगा किसी भी किस्म की कलेक्टिव बार्गेनिंग या नेगोशिएशन के लिए, वो रिप्रेजेंटेटिव यूनियन को दिया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तादाद में लोग उसके मेंबर हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के नेगोशिएशन या कलेक्टिव बार्गेनिंग में जो पहला चांस दिया जाएगा वर्कर्स की तरफ से, वो रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के मेंबर्स को दिया जाएगा। दूसरा, राइट टू सबमिट अ डिस्प्यूट फॉर आर्बिट्रेशन। रिप्रेजेंटेटिव यूनियन को ही ये अधिकार होगा कि किसी भी डिस्प्यूट को वो आर्बिट्रेशन के लिए सबमिट कर सकते हैं। ये राइट रिप्रेजेंटेटिव यूनियन को ही होगा। तीसरा, टू मेक स्पेशल एप्लीकेशन टू द लेबर कोर्ट टू होल्ड एन इंक्वायरी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव यूनियन को ही ये अधिकार होगा कि वो लेबर कोर्ट को एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है कि वो कोई इंक्वायरी सेटअप कर सके। रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का राइट है कि वो लेबर कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकता है कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप करने के लिए। ठीक है। फिफ्थ, ऑफिस बियरर्स ऑफ द यूनियन कैन बी डिसमिस्ड और डिस्चार्ज। रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के जो ऑफिस बियरर्स हैं वो ना तो डिसमिस किए जा सकते हैं ना डिस्चार्ज किए जा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करती है, यूनियन को कमजोर करने के लिए उसके जो ऑफिस बियरर्स हैं, जो उसके एक्टिव मेंबर्स हैं, उनको बहाना बना बना के डिसमिस कर देती है या उनको डिस्चार्ज कर देती है ड्यूटीज से। क्या आपका काम नहीं है, जब काम होगा तो बुला लेंगे। तो ये उनके साथ रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ ये नहीं कर सकती मैनेजमेंट। ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग जब ही सक्सीड हो सकती है जब मैनेजमेंट ये मान के चले कि साहब, कलेक्टिव बार्गेनिंग जब ही सक्सेसफुल हो सकती है जब भी मैनेजमेंट ये मान के चले कि वर्कर्स को उसमें अच्छी तरह से इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो अपनी बात रख सके। और कुछ मतलब, और रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के जब मेंबर्स आएंगे तो उसमें ज्यादातर लोग मेंबर होते हैं, तो मेजोरिटी की बात रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के मेंबर्स ही रख सकते हैं। इसीलिए कलेक्टिव बार्गेनिंग जब ही सक्सेसफुल हो सकती है जब एम्प्लॉयर्स ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करे। ठीक है, जब कलेक्टिव बार्गेनिंग जब सक्सेसफुल हो सकती है जब एम्प्लॉयर जो है वो ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करे कि वही बार्गेनिंग एजेंट है वर्कर्स की तरफ से। और जब मल्टी यूनियन सिचुएशन हो तो रिप्रेजेंटेटिव यूनियन को ये चांस पहले दिया जाता है ताकि वो नेगोशिएट कर सकें डिफरेंट मैटर्स पे, वर्कर्स पे बिहाफ पे। यूनियन स्ट्रांग होगी और लार्ज मेजोरिटी होगी वो रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की होगी। ठीक है, लेकिन अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं है एम्प्लॉयर के द्वारा तो फिर वो बेकार है। ठीक है, वो रिकॉग्नाइज जब ही होगी जब उसमें इतने मेंबर्स होंगे कि कम से कम क्वालिफाइड यूनियन हो। देखो देखिए, यही यूनियन रजिस्टर हो सकती है। नंबर वन, क्वालिफाइड यूनियन जिसमें कम से कम 5% मेंबर हो, ये रजिस्टर हो सकती है। दूसरी, प्राइमरी यूनियन जिसमें 15% मेंबर्स हो, वो रजिस्टर हो सकती है। तीसरी, रिप्रेजेंटेटिव यूनियन जिसमें 25% मेंबर हो, वो रजिस्टर हो सकती है। ठीक है, बना आप 7 लोग सकते हैं, लेकिन रजिस्टर करने के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि कम से कम 5% मेंबर हो, कम से कम 15% मेंबर हो या 25% मेंबर हो। इससे कम मेंबर है तो आपकी यूनियन रजिस्टर नहीं होगी, और यूनियन रजिस्टर नहीं होगी तो मैनेजमेंट बाध्य नहीं है
आपकी यूनियन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। मैनेजमेंट आपकी यूनियन को तभी रिकॉग्नाइज करेगा जब आपके पास या तो 5% या 15% या 25% मेंबर्स हैं। अगर उससे कम मेंबर्स हैं तो मैनेजमेंट आपकी यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, क्योंकि उस पर बाध्यता नहीं होती है। ठीक है, फर्दर आ जाते हैं इसमें। अगर एम्प्लॉयर रिफ्यूज कर देता है यूनियन को किसी भी रीजन से, तो यूनियन अपने लिए कोई कंसेशन अटेन नहीं कर सकती है, क्योंकि जब वो रजिस्टर ही नहीं है तो उसको कोई लीगल राइट ही नहीं है, लीगल राइट ही नहीं है तो कंसेशन कैसे ऑब्टेन कर सकती है। तो इस वजह से आपको, अगर मेजॉरिटी है आपके पास, यानी कि उतने मेंबर्स हैं जितने कानून ने कहा है, तो आप अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए ट्रेड यूनियन एक्ट में कि 5% मेंबर है, 15% मेंबर है, 25% मेंबर है, तो आप रजिस्टर करा सकते हैं। तो फौरन आप रजिस्टर करा लीजिए। जब आप रजिस्टर कराएंगे तभी आपको लीगल राइट्स मिलेंगे, वरना अगर आप रजिस्टर नहीं कराएंगे तो आपके कोई लीगल राइट्स नहीं होंगे। और आपके पास कितनी भी मेजोरिटी क्यों ना हो, आप उस मेजोरिटी को रखते हुए भी कोई खास तरीके से उस मेजोरिटी को यूज नहीं कर पाएंगे, किसी खास तरीके से अपना काम नहीं चला पाएंगे। ठीक है, छठा है, यहां पे कोई कंपलसरी, ठीक है, यहाँ पे कोई सेंट्रल लॉ नहीं है जिसकी वजह से आप यूनियन को रिकॉग्नाइज करें। एम्प्लॉयर्स फ्री हैं कि वो किसी यूनियन को रिकॉग्नाइज करें या रिकॉग्नाइज न करें। ठीक है, मल्टी यूनियन सिचुएशन में एम्प्लॉयर जो है उसको ये देखना पड़ेगा कि यूनियंस के क्लेम्स क्या है, और जो 60 वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो कानून ने जो है यूनियंस को रिकॉग्नाइज करने के केस में प्रोवाइड किया हुआ है। ये 16th ट्राइपार्टाई लेबर कॉन्फ्रेंस ने पास किया है ये प्रोसीजर, जिसको फॉलो करके आप यूनियन को रिकॉग्नाइज करोगे या रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। ठीक है, कोड ऑफ डिसिप्लिन की बात करें, 1958 1958 कोड ऑफ डिसिप्लिन की बात अगर करें, जब मल्टीपल यूनियन एग्जिस्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन में और यूनियन रिकॉग्निशन क्लेम कर रही है, तो उसमें आप एक साल के बाद ही अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो, तभी आप रिकॉग्नाइज किए जाओगे एम्प्लॉयर के बारे में, एम्प्लॉयर के द्वारा। ठीक है, प्राइमरी यूनियन में कम से कम 15% मेंबर्स होने चाहिए। आप आपके जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसके कम से कम 15% लोग आपके मेंबर होने चाहिए प्राइमरी यूनियन के केस में। ठीक है, ये वही वाली बात है जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो इस स्लाइड को चेंज करते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन मेंबरशिप की बात कर लेते हैं। मेजॉरिटी कैरेक्टर ऑफ द यूनियन के लिए डिसाइड करना बहुत इशू होता है, क्योंकि यहाँ कई क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स एग्जिस्ट करते हैं। प्रॉपर मेंबरशिप रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए यूनियन को, और यही चीज यूनियन जो है मेंटेन नहीं कर पाती है। एक एक आदमी दो दो तीन तीन यूनियन का, उसी ऑर्गेनाइजेशन में दो दो तीन तीन यूनियन का मेंबर होता है। ये कैसे हो सकता है? या तो आप एक यूनियन के मेंबर हो सकते हैं या दूसरी के हो सकते हैं, एक टाइम में आप तीनों यूनियन के या दोनों यूनियन के मेंबर नहीं हो सकते हैं। इस वजह से कई बार यूनियन के ये इसलिए होता है क्योंकि आपका कोई दोस्त दूसरी यूनियन में, उसने कहा भाई इसमें भी रजिस्टर करा लो, आपका कोई दोस्त तीसरी यूनियन में, उसने कहा इसमें भी रजिस्टर करा लो। इस वजह से यूनियन में ये कौन मेंबर है कौन मेंबर नहीं है, ये ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से वर्कर्स को खुद इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि उन्हें एक ही ट्रेड यूनियन का मेंबर रहना है। अगर वो दूसरी में जाना चाहते हैं तो पहले से अपनी मेंबरशिप खत्म करें, तब वो दूसरी ट्रेड यूनियन में जाए, अदरवाइज फिर बेकार है उनका काम करना। ठीक है, यहाँ पे चेक एंड बैलेंसेस मेंटेन करना चाहिए, और मेंबरशिप फीस के बेसिस पे मेंबर्स को बार बार हर साल वेरीफाई करना चाहिए जब मेंबरशिप फी आ रही है। और जो मेंबर्स मेंबरशिप फी नहीं दे रहे हैं उनका नाम मेंबरशिप यूनियन के मेंबरशिप रजिस्टर से काट देना चाहिए, ताकि आपके पास प्रॉपर मेंबरशिप रिकॉर्ड बने रहे। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेड यूनियंस की अगर हम बात करें कि ट्रेड यूनियन को भारत की अगर हम बात करें तो भारत में ट्रेड यूनियंस में पर्टिकुलरली क्या क्या
प्रॉब्लम्स और क्या क्या दिक्कतें भारत में ट्रेड यूनियंस को आ रही हैं, जरा सा इनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, इनकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो जो ट्रेड यूनियंस के सामने प्रॉब्लम के तौर से सामने आ रहे हैं। ठीक है, ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयज यूनियन के सामने कई प्रॉब्लम्स हैं, ट्रेड यूनियंस के सामने पर्टिकुलरली या एम्प्लॉयज यूनियन के सामने पर्टिकुलरली कई प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, जैसे ट्रेड यूनियन में लीडरशिप की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आउटसाइड लीडर जो कि ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं है, उन्होंने लीडरशिप को हाईजैक कर लिया है। और ट्रेड यूनियन में हमेशा से लीडरशिप की कमी रहती है, बाहरी लोग आके ट्रेड यूनियन के लीडर बन जाते हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सिद्ध करते हैं और आपके इंटरेस्ट को दरकिनार करके आराम से वो चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्कर्स की वॉइस को प्रॉपरली उठाया नहीं जा पाता है और वर्कर्स को वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं, वो वर्कर्स को राइट्स नहीं मिल पाते हैं जो राइट्स वर्कर्स को मिलने चाहिए। ठीक है ना। इविल इफेक्ट्स ऑफ आउटसाइड लीडरशिप जो बाहर से लोग आके लीडरशिप को ट्रेड यूनियन के हाईजैक कर लेते हैं, उसके इविल इफेक्ट, खराब इफेक्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, स्लो ग्रोथ ऑफ यूनियन, यूनियन की ग्रोथ स्लो हो जाती है क्योंकि वो लोग तो बाहर ही हैं, उनको आपके दुख दर्द से क्या मतलब, वो आपकी यूनियन की ग्रोथ को स्लो कर हो जाता है इस वजह से। ठीक है, वीकनिंग ऑफ द ओवरऑल गोल्स फॉर विच यूनियन एग्जिस्टेड, भाई जो यूनियन के गोल से बाहर है, ये आदमी आके आपका लीडर बन गया, उसके तो वो गोल नहीं है, उसके तो गोल कुछ और है, उसके गोल है पॉलिटिकल फायदा उठाना, तो उसको आपके यूनियन के गोल से क्या लेना देना, तो आपके यूनियन के गोल धरे के धरे रह जाएंगे और वो अपने गोल अटेन करके चलता बनेगा। coming in the way of nurturing strong leaders from the rank of workers। ठीक है, जो आपकी यूनियन में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो आगे बढ़ के एक अच्छे लीडर बन सकते हैं यूनियन के, ये उनके रास्ते में आके बाहरी लीडर्स उनको रोक देते हैं और आपको अच्छी लीडरशिप नहीं मिलने देते। ठीक है, कुछ लोग आपके अंदर होते हैं जो लीडर के तौर से उभर सकते हैं लेकिन ये उनको उभरने नहीं देते। ठीक है, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स, ये बाहरी लीडर्स वर्कर्स की प्रॉब्लम नहीं समझ पाते क्योंकि जब ये आपका हिस्सा ही नहीं है, आपकी जिंदगी को ही नहीं समझते, तो आपकी प्रॉब्लम्स को ये क्या खाक समझ पाएंगे। ठीक है, इनहेबिटिंग द डेवलपमेंट ऑफ वन यूनियन इन वन इंडस्ट्री। ठीक है, ये एक यूनियन में, एक इंडस्ट्री में एक यूनियन नहीं रहने देते, ये आके यूनियन में विभाजन डालते हैं और उस सेम कंपनी में कई यूनियंस क्रिएट करते हैं जिससे यूनियन की ताकत कम होती है और ताकत बढ़ जाती है। ठीक है, लीडर अपने पर्सनल एजेंडास को प्रायोरिटी देते हैं और वर्कर के इंटरेस्ट के एजेंडास को ये सबऑर्डिनेट कर देते हैं। ये अपने एजेंडा को फुलफिल करने के लिए, अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए सिर्फ ट्रेड यूनियन और वर्कर्स का इस्तेमाल करते हैं और वर्कर्स के इंटरेस्ट को ये दरकिनार रख देते हैं। ठीक है, तो ये है